नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिए, सेहतमंद जीवन जिए और खुशहाल जीवन जिए। मैं दुआ करता हूँ कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। मेरे पास हाल ही में एक पति पत्नी आए जिनका मामला ऐसा था कि दिल पसीज गया। मैं उनके केस की बात बताने से पहले आपको बैक फ्लैश में ले चलता हूँ। मदन लाल जी दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे थे। उन्हें बार बार अपनी धर्मपत्नी सुधा की इंस्ट्रक्शन याद आ रही थी। हवाई जहाज में बैठे तो भी पत्नी सुधा की आवाज कानों में गूंजने लगी कि उस लड़की से ज्यादा बात मत करना, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब हमारा बेटा ही ना रहा तो हम उसका भी क्या करेंगे। वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है, करती रहेगी वहीं रहकर, हम कर लेंगे गुजारा जैसे तैसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वो, हमारा अविनाश छीन लिया उसने हमसे। दिल्ली से बेंगलोर तक की 2 घंटे की फ्लाइट में अविनाश के 27 इयर्स के जीवन तक की बस यादें ही आती रहीं और उनके साथ मदन लाल जी की आंखों में आते रहे आंसू। घटना यूं है कि उनका इकलौता बेटा अविनाश 25 साल का था, 25 इयर्स का था, जब बेंगलोर आया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने। उसके अगले ही साल अविनाश ने श्रेया से कोर्ट मैरिज कर ली। बेशक उसने अपने मम्मी पापा को भी शादी पर बुलाया था और मदन लाल जी और उनकी धर्मपत्नी सुधा सवेरे की फ्लाइट से गए थे और रात की फ्लाइट से वापस आ गए थे। दोनों ने दिल पर पत्थर रख लिया था इकलौते बेटे के इस व्यवहार से। अविनाश शुरू से ही जिद्दी रहा था, इकलौता था ना। तब से बस एक बार बहू को लेकर घर आया था 2 दिन के लिए, और आज बेंगलोर में ही उसका अंतिम संस्कार होना था। ना जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया था और फिर बच नहीं सका। मदन लाल जी जब बेंगलोर पहुंचे तो उनकी बहू श्रेया उन्हें लेने एयरपोर्ट पर आई थी। मुंह पे मास्क, हाथों में दस्ताने, आंखों में आंसू। मदन लाल जी के मन में श्रेया की जो इमेज थी वो उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। श्रेया जब मदन लाल जी के पैरों में झुकी तो उसे सफेद कपड़ों में देखकर मदन लाल जी का मन भी रोने को हो आया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। यही नहीं, जब पत्नी सुधा की आवाज कानों में गूंजी तो फिर से दिल कठोर कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिया। शमशान घाट पर पहुंचे तो उनका स्वर्गीय बेटा अविनाश बॉडी बैग में लिपटा पड़ा था। बहुत कहने के बाद मेडिकल कर्मियों ने अंतिम दर्शन करवाए। बाप को बेटे का मरा हुआ शरीर आग को समर्पित करना हो तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और क्या हो सकती है। बस यहीं तक का साथ था अविनाश का इस दुनिया में सबसे। अग्नि देते ही लड़खड़ा गए, चक्कर आने लगे तो श्रेया ने संभाला और अपने साथ घर ले आई। श्रेया एक अनाथ लड़की थी
अनाथालय में ही पली बढ़ी थी, उसे परिवार के साथ रहने का एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी मेहनत के बूते ही अविनाश के साथ ही कंपनी में काम करती थी, जहां वो उसके कांटेक्ट में आई। दोनों में दोस्ती हुई, जान पहचान बढ़ी तो प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। उसके साउथ इंडियन और अनाथ होने के कारण ही अविनाश और श्रेया ने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था। क्रियाकर्म के बाद घर पहुंचकर मदन लाल जी बिस्तर पर गिर गए। बेचैनी कुछ कम हुई तो खाना खाने बैठे। ऐसे मौके पर भी श्रेया ने बहुत टेस्टी साउथ इंडियन खाना बनाया था। खाना खाने के बाद मदन लाल जी अपने बेटे अविनाश का सामान देखने लगे। मदन लाल जी ने जब उसका बैग खोला तो एक सीक्रेट जेब में एक लिफाफा निकला। उन्होंने वो लिफाफा श्रेया को दिखाया तो वो हैरान रह गई। उसका हैरान होना जायज था। लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली जो श्रेया ने अविनाश के मम्मी पापा के नाम यानी मदन लाल जी और सुधा जी के नाम लिखी थी। चिट्ठी 4 महीने पहले लिखी गई थी, लेकिन अविनाश ने उसे भेजा नहीं था। इसलिए वो चिट्ठी आज अविनाश की मौत के बाद मदन लाल जी को पढ़ने को मिली। श्रेया ने चिट्ठी तो लिख दी थी, पर उसके पास अपने सास ससुर का दिल्ली का एड्रेस नहीं था। इसलिए उसने चिट्ठी अविनाश को दे दी थी कि वो उस पर एड्रेस लिखकर कुरियर कर दे। श्रेया के पूछने पर अविनाश ने कह दिया था कि चिट्ठी भिजवा दी है, जबकि असल में उसने चिट्ठी अपने पास ही छुपा ली थी। चिट्ठी देखकर श्रेया बेचारी हैरान परेशान होकर रोने लगी। मदन लाल जी ने दुखी होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चुप कराया। जरा सा प्यार मिलते ही उसका सब्र का बांध टूट गया और वो मदन लाल जी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। उसके साथ ही मदन लाल जी भी रो पड़े। फिर श्रेया की इजाजत लेकर मदन लाल जी चिट्ठी पढ़ने लगे, जो श्रेया ने टूटी फूटी हिंदी में लिखी थी। लेकिन चिट्ठी पढ़कर मदन लाल जी सुन्न हो गए। श्रेया ने लिखा था कि वो अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती है, बेटी बनकर माँ बाप का प्यार पाना चाहती है, लेकिन अविनाश को माँ के गुस्से का डर था और श्रेया को हिंदी भी नहीं आती थी। दिल्ली में नौकरी की भी समस्या रहती तो वह चाहता था कि उसके मम्मी पापा ही बेंगलोर आ जाएं, लेकिन इसके लिए तो खुद मदन लाल जी ही राजी नहीं थे। इसलिए श्रेया ने जो भी लिखा था वो अविनाश के माँ बाप तक पहुंचा ही नहीं। सच में यदि चिट्ठी मदन लाल जी तक पहुंच जाती तो शायद मदन लाल जी अपनी पत्नी सुधा को समझा लेते। चिट्ठी में श्रेया ने अपनी प्रेगनेंसी की भी इंफॉर्मेशन दी थी, जो अविनाश ने कभी फोन पर भी नहीं बताया था। मदन लाल जी कोई इमोशनल आदमी नहीं थे, पर इन सब बातों ने उनको बहुत चिंता में डाल दिया। वो अपनी पत्नी सुधा को भी जानते थे कि वो अगर अड़ जाए तो मानती नहीं, बेटे जैसी ही जिद्दी है। मदन लाल जी ने थोड़ी देर सोचा और अपना मन बना लिया। अब उनके जिद्दी बनने का टाइम था। उन्होंने श्रेया को उसका सामान पैक करने, जॉब से रिजाइन करने और दिल्ली के 2 टिकट बुक करने के लिए कह दिया। श्रेया उनके साथ दिल्ली आ गई। वो सारा टाइम घर का काम करने और सास ससुर की सेवा करने में लगाने लगी। प्रेगनेंसी के बावजूद वो काम में आलस नहीं करती थी, लेकिन उसकी सासू माँ सुधा सास ही रह गई, माँ नहीं बन पाई। टाइम आने पर श्रेया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते के जन्म के बाद भी सुधा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। तब मदन लाल जी अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आए थे। मैंने स्पिरिचुअल तरीके से सुधा जी के सबकॉन्शियस माइंड को टटोला तो समझ आ गया कि उनको ये दुख है कि बहू ने बेटा खा लिया, जबकि बेटा तो कोरोना के कारण गया था। बेचारी श्रेया का उसमें क्या रोल था भला। मैं सुधा जी को ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में ले गया और उनका मन साफ किया।
आज उस बात को 1 महीना हो गया है और अब सुधा जी अपने पोते के बिना 1 मिनट नहीं रहती। पोते का नाम भी उन्होंने अविनाश रखा है और उसमें अपने बेटी की ही सूरत देखती है। अविनाश तो वापस आ नहीं सकता, पर परिवार में शांति है, सुकून है, खुशी है और सुधा जी के श्रेया से रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सीखने की उम्र। मैं हूं पीके खुराना। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में शिरकत की है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यानी मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस ना होने का, आदि चीजों का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपनी सोच बदल कर जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी पावर्स का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस न जाए, सफलता के चक्कर में सेहत न गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम न हो जाए और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक न हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं और सफलता के कारण उसे इतना गुमान न हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की बात भी करता हूँ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आप सबको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ें तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी सीखने की उम्र की बात करते हैं। पंजाब के फेमस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए नामचीन बिजनेस गुरु शिव खेड़ा ने एक्सेप्ट किया कि 2 साल पहले तक उन्हें ईमेल करना नहीं आता था।
असिस्टेंट्स की टीम उनके काम निपटा देती थी। कोरोना टाइम में जब सारी दुनिया को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, दफ्तर बंद हो गए और अपने बहुत से काम खुद निपटाने की ज़रूरत आन पड़ी, तो उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ईमेल करना सीखा। कोरोना का सबसे बड़ा सबक यही है कि सिचुएशंस कब किसे मजबूर कर दें कहना मुश्किल है। इसलिए जितना पॉसिबल हो अपने कामों के लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो अपने कामों से कंसर्न टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए, असिस्टेंट अवेलेबल हो और रूटीन के काम खुद ना करने पड़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरत पड़ने पर हम किसी का मुंह ताकने के लिए मजबूर ना हो जाएं। हम सब जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने 65 इयर्स की एज में KFC को सेटअप किया था, जो आज दुनिया भर में फैला है। उस वक्त जब उन्होंने KFC को सेटअप किया था तो बिजनेस नया था। नए बिजनेस को संभालना, चलाना, एम्प्लॉयज़ को की चॉइस करना, उनको अपॉइंट करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको टिकाए रखना, ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का टेस्टी फूड अवेलेबल करवाना, कच्चे माल की खरीद, बिजनेस की प्रमोशन, सारे काम उन्होंने उस उम्र में की। तब क्या स्ट्रगल्स नहीं रहे होंगे, चुनौतियां नहीं आई होंगी? 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने उन चुनौतियों का मुकाबला करने के कुछ नए तरीके जरूर सीखे होंगे। खुद मैं अपनी बात करूं तो बुढ़ापे की इस उम्र में भी मैं हर रोज कुछ न कुछ नया सीख रहा हूं। कोरोना के कारण मार्च 2020 में जब हमारे ऑफिसेज बंद हुए तो अप्रॉक्सीमेटली साल भर तक नहीं खुले। हम सब अपने अपने घरों से ही काम कर रहे थे, असिस्टेंट नहीं थे। ऑफिस में बैठकर बहुत से काम जो मैं टीम के अलग अलग मेंबर्स को सौंप सकता था वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत से काम खुद करने की ज़रूरत आई तो उन्हें खुद करना शुरू किया। जैसे कोई नन्हा बच्चा चलना सीखते हुए लड़खड़ाता है, कई बार गिरता भी है लेकिन फिर चलना शुरू कर देता है, वही मेरे साथ भी हुआ। असिस्टेंट्स के द्वारा किए जाने वाले काम मैं खुद करता था। उनकी क्वालिटी और पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी, पर शुरुआत हो गई। बहुत से काम ठीक ढंग से करने सीख लिए, हालांकि बहुत से काम अभी भी सीखने की स्टेज पर ही हूँ। अपने काम खुद करने की इंस्पिरेशन मुझे अपनी पोती की उम्र की एक छोटी सी बच्ची से मिली। टेंशन फ्री जीवन जीने की ट्रेनिंग देने के कारण लोग मुझे हैप्पीनेस गुरु के रूप में जानते हैं। 2020 जुलाई में मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मेरी बुक्स के पब्लिशर डॉक्टर विनीत गेरा ने मेरा इंट्रोडक्शन मिसेस नित्या मेहता से करवाया, जो एक बहुत बढ़िया स्कूल में टीचर हैं। नित्या जी की 13 साल की बिटिया स्निग्धा मेहता ने अपने नॉवेल का सेकंड पार्ट लिखा था और उसका पब्लिकेशन भी मेरे पब्लिशर ने ही करना था। इसलिए डॉक्टर गेरा ने यानी मेरे पब्लिशर ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं स्निग्धा के नॉवेल के फोरवर्ड लिख दूं, भूमिका लिख दूं। मैं ये जानकर हैरान था कि इस छोटी सी बच्ची ने इस कच्ची उम्र में, जो अभी 10वीं भी पास नहीं कर पाई, न केवल नॉवेल लिखना सीख लिया बल्कि एक पब्लिश्ड ऑथर बनने का गौरव भी प्राप्त किया। कोरोना ने बहुत सी नौकरियां छीन ली, बहुत से बिजनेस बंद हो गए, कई घर उजड़ गए और बहुत से लोग भगवान को प्यारे हो गए। इस डिफिकल्ट टाइम में बहुत से लोग निराश हुए, हताश हुए या डिप्रेशन में चले गए। इस डिफिकल्ट टाइम में मुझे यही उचित लगा कि मैं देशवासियों की हर पॉसिबल हेल्प करूं। तब मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग की अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन भी देना शुरू किया और लोगों को रोग मुक्त होने में सहायता की। जर्नलिज्म की मेरी बैकग्राउंड के कारण मेरे पास आने वाले लोगों से कई तरह के सवाल पूछता था, ताकि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकर उनकी पर्सनल प्रोग्रेस में भी हेल्पफुल हो सकूं। इसी दौरान मेरी मुलाकात आकाशवाणी शिमला, जालंधर, जयपुर, दिल्ली वगैरह सेंटर्स के चीफ रह चुके फेमस
साहित्यकार स्वर्गीय विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक जी की 68 इयर्स उम्र की बेटी सुश्री माधवी दीक्षित जी से हुई। वो भी आकाशवाणी में सीनियर पोस्ट पर रह चुकी हैं और रिटायरमेंट के बाद खाली बैठने के बजाय कुछ नया करने और सीखने का शौक उनको मेरे कांटेक्ट में ले आया। बातचीत के दौरान मिस दीक्षित के एक बात ने मेरे ज्ञान चक्षु खोले। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर इंडियंस कर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के अभिशाप नाम के रोग से ग्रस्त हैं। कर्स ऑफ नॉलेज का खुलासा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि आम इंडियन या तो ये मानता है कि वो सब कुछ जानता है और उसे कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास जो ज्ञान है हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और उसको प्रोफेशन बनाने या उसको मोनेटाइज करने की, उससे आर्थिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करते। तीसरा पहलू ये है कि हम बिना कोशिश किए ही ये मान लेते हैं कि फला काम हमारे बस का नहीं है। और चौथा पहलू ये है कि अक्सर हम उम्र का बहाना बनाकर कुछ नया सीखने से इनकार कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। उनका ये खुलासा हमें नई डायरेक्शन देने में हेल्पफुल है, पावरफुल है। कोशिश किए बिना ही हार मान लेना गलत है और कुछ नया करने या नया सीखने की कोई एक उम्र नहीं होती। हर उम्र में नया ज्ञान सीखा जा सकता है, नया कुछ किया जा सकता है। इसमें मैं अपनी ओर से इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सा ऐसा ज्ञान होता है जिसे प्रोफेशन में बदलकर उसे मोनेटाइज करना पॉसिबल है। इसके लिए सिर्फ इमेजिनेशन की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल हीलिंग के अपने शौक को मैंने प्रोफेशन में बदला, टेक्निक का सहारा लेकर हीलिंग को ऑनलाइन सिस्टम में बदला। आज भी मेरा वो एक्सपीरियंस कायम है कि हर उम्र के लोग जीवन का उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं। नई बात सीखने से हमारा दिमाग चुस्त रहता है और भूलने की बीमारी नहीं घेरती। मेरा एफर्ट सिर्फ इतना सा है कि हम जो नया ज्ञान अर्जित करें उसे सिर्फ शौक ही न रहने दें बल्कि उसका आर्थिक लाभ भी लें। आज जब मैं हैप्पीनेस गुरु से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल हीलर यानी आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में फेमस हो चुका हूं तो अपने पास आने वाले लोगों को ये बताने से गुरेज नहीं करता कि खुश रहने के लिए हॉबीज पालिए, शौक पालिए, पर अगर आप उन्हें बिजनेस में भी बदल सकें तो सोने पर सुहागा होगा। मुझे खुशी है कि खुशनुमा गपशप सरीकी मेरी इस बातचीत के इस तरीके के कारण भी बहुत से नए बिजनेस खुले हैं, सक्सेसफुल हुए हैं और उनके कारण नए रोजगार बने हैं और हम सब देश की इकोनॉमी की मजबूती में विनम्र योगदान दे पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें सीखना है क्या। पहली बात, हम दिलों में गिला पालने के बजाय थोड़े ज़्यादा दयालु बने, थोड़े ज़्यादा समझदार बने। दूसरी बात ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में हम कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर मेरी ये कोशिश आपको समझ आ गई हो तो मैं समझूंगा कि इस सेशन पर लगा मेरा ये टाइम सफल हो गया। अब मैं वही बात आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि सुधा जी अपनी डॉटर इन लॉ श्रेया से इसलिए नाराज थी कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कौन बच्ची चाहेगी कि वो विधवा हो जाए? कौन औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड ना रहे? कौन औरत चाहेगी कि उसे अकेले टाइम काटना पड़े जिंदगी का, और वो भी तब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो? लेकिन सुधा जी के दिल में यही था कि बहू ने बेटा खा लिया। हम जब किसी दूसरे को जज करना बंद करते हैं, हमारे दिल में एम्पैथी आती है, काइंडनेस आती है, दयालुता आती है, तो हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। सुधा जी वही नहीं कर पा रही थी, और जब स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन में मैंने उनके सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन किया, जागृत किया,
तो उनको अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने अपने व्यवहार को बदला, तो वो खुश, उनके रिश्ते खुशनुमा हो गए, उनके घर में सुख आ गया, शांति आ गई। अविनाश तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो है उसको तो कम से कम सही ढंग से निभाने का तरीका आ गया। मैं दूसरी बात एक और फिर वही दोहराना चाहूँगा स्निग्धा मेहता की, कि सिर्फ 13 साल की बच्ची जिसने 2 नॉवेल लिख लिए और एक पब्लिश्ड ऑथर बन गई और उसके नॉवेल्स अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स बन गए, तो किसी भी उम्र में हम कुछ भी सीख सकते हैं। तीसरी बात, अपने साथ इस उम्र में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये भगवान की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरा एफर्ट कम है, यूनिवर्स ने सहायता की, लेकिन इस उम्र में हुआ। तो आपके लिए क्या डिफिकल्ट है, क्या कठिन है? आप सिर्फ सोच लें कि आपने फला काम करना है, तो फिर चाहे सिचुएशंस विपरीत हों, सिचुएशंस आपके मुताबिक ना हो, तो भी अगर इरादा पक्का हो तो रास्ते निकल आते हैं। मैं फिर अपने पिछले एक एपिसोड में कही गई बात को दोहराऊंगा कि एक बार पंजाब में लंगर का बहुत ज़्यादा रिवाज है और एक बार एक मंदिर में लंगर लगा हुआ था, 2 दोस्त बैठे थे और लंगर का प्रसाद छक रहे थे। उनके साथ एक साधु बाबा बैठे थे। तो एक दोस्त ने कहा, यार मेरा भी दिल करता है मैं कभी लंगर लगाऊं, पर क्या करें, 20 तारीख को ही पैसे खत्म हो जाते हैं और दिल करता है 21 ना आए 1 आए। इतनी सी इनकम में लंगर लगाने की बात सोच पाना पॉसिबल नज़र नहीं आता। दूसरे दोस्त ने भी कहा, हाँ बात तो सही है, वाकई हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम लंगर लगाने की बात सोच सकें, लंगर में खर्च बहुत होता है। तो साधु बाबा जो उनकी बात सुन रहे थे, उनके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा, बेटा आप लंगर लगाना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो साधु बाबा ने कहा, ये तो बहुत आसान है, 5 पैसे भी खर्च नहीं होते लंगर लगाने में, क्या समस्या, आप कल सवेरे लंगर लगा सकते हो। दोनों दोस्त बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, बाबा जी पूरियां बनाएंगे, छोले बनाएंगे, उसके साथ कोई खीर बनाएंगे, सब चीज़ों के लिए सामान लाना पड़ेगा और सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा, बिना पैसे के कैसे होगा? खीर लाएंगे तो दूध भी लगेगा, चावल भी लगेगा, चीनी भी लगेगी, आटा भी लगेगा पूरियों के लिए, और उसके साथ जो चने बनेंगे, छोले बनेंगे, उनके लिए भी तो सामान सारी सब्जी का बनना पड़ेगा, बिना पैसे के कैसे होगा? तब साधु बाबा जी ने कहा, देखो जब हमारे सामने कोई समस्या हो और हम उसे समस्या ना समझें तो उसको हल करना आसान हो जाता है। आपने लंगर ही तो लगाना है, तो क्या ज़रूरी है कि आदमियों के लगाओ, आदमियों के लिए लगाओ? आप चीनी लीजिए थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा आटा मिलाइए, 5 ग्राम चीनी 5 ग्राम आटा मिलाइए और चींटियों को डाल दीजिए, चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी, लंगर हो गया। छोटी छोटी एक रोटी डाल दें, कौवे आ जाएंगे, चिड़ियां आ जाएंगी, खा लेंगे, लंगर हो गया। वो भी तो लंगर है, वो भी तो परमात्मा के जीव हैं। सोचने का तरीका, उसको विस्तार करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, फिर कोई समस्या नहीं रहती। जब हम बंद दिमाग से नहीं सोचते तो हर समस्या का हल पॉसिबल है, और जब हमारा दिमाग बंद हो जाए तो हर अच्छा काम भी समस्या बन सकता है। इसलिए दिमाग खोलिए, हर उम्र में नया सीखने की कोशिश कीजिए, उससे अल्जाइमर भी नहीं होगा, दिमाग भी चुस्त रहेगा, जीवन भी खुशहाल होगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर कांटेक्ट कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही
आज के प्रोग्राम का टॉपिक सीखने की उम्र अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर फ्रेंड, हर दोस्त, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती रहिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।